हेलो फ्रेंड्स आज की तारीख 22 दिसंबर 2022 है और आज ही के दिन 22 दिसंबर 1887 को एक महान गणितज्ञ जिनका नाम श्रीनिवास रामानुजन इयंगर था, उनका जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग राष्ट्रीय नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। उस विलक्षण प्रतिभावान गणितज्ञ के उपलक्ष्य पे हम आप लोगों से कुछ चीज़ें साझा करना चाहते हैं जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में इरोड, एक ज़िला था इरोड, वहाँ पे तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड में हुआ था, इरोड में। ओके, इरोड में उनका जन्म हुआ था और उसके 1 साल बाद ही, जैसे वो 1 साल के हुए थे, उनका पूरा परिवार उसी जिले के ही, उनका पूरी फैमिली विद फैमिली आ गई थी कुंभकोणम में। कुंभकोणम तो जैसे वो 1 साल के हुए, उनकी पूरी फैमिली आ गई कुंभकोणम में। कुंभकोणम में आने के बाद 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल तक वो श्रीनिवास बोलते ही नहीं थे। तो उनके घर वालों को बड़ी टेंशन हुई कि भाई बालक बोल नहीं रहा है, कहीं मानसिक विकलांगता या मूक बधिर इस तरीके से कोई विकलांगता तो हुई नहीं है। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, वो बोलना शुरू किए और बोलना शुरू करने के बाद 5 साल के जैसे हुए, वो 5 साल की उम्र में उनके पिताजी, उनका नाम श्रीनिवास रामानुजन इयंगर था और उन्हें उनके पिताजी का नाम श्रीनिवास इयंगर था, बस उनका नाम ये ऐड किया गया रामानुजन। 5 साल के जब हुए, जैसा कि आज भी बेसिक एजुकेशन में होता क्या है, जो बेसिक शिक्षा परिषद के थ्रू जितने भी विद्यालय हैं उसमें जब बच्चा 5 साल का हो जाता तभी बेसिक में 1 में उनका नाम लिखा जाता है। तो हुआ क्या कि जब 5 साल के हुए तो उनका नाम जब उनके पिताजी ने एक प्राथमिक पाठशाला में लिखवाया, कहाँ पे? कुंभकोणम के ही एक प्राथमिक पाठशाला में लिखवाया। लिखवाने के बाद जब प्राइमरी की जब परीक्षा पास हुए, जब वो पूरी यानी प्राइमरी की जो भी एग्ज़ाम होता है प्राइमरी का, यानी कक्षा 5 तक के बाद पूरे कुंभकोणम में उन्होंने क्या किया हुआ था? कुंभकोणम तो एक जगह थी, पूरे जो जिला था इरोड था, पूरे जिले में उन्होंने सबसे सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, ये था। फिर इस तरीके से उनकी इस तरीके से बेसिक एजुकेशन चलती रही और उनकी जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थी, अंकों के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश जो किया करते थे, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और नंबर थ्योरी पे उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो नंबर थ्योरी पे किया हुआ है। और एक जैसा कि कोई भी अगर सरकारी ऑफिस होता है तो वहाँ पे क्लर्क का जो काम होता है वो सब नंबर थ्योरी पे ही डिपेंड रहता है, यानी कैलकुलेटर पे सारा काम करते हैं। तो बहुत सारे क्लर्कों, बहुत सारे विभाग थे जहाँ पे वो मौखिक ओरल काम किया करते थे। जैसे कि कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, संगणक नहीं है, तो क्या करते थे, बहुत सारी जगह थी जहाँ पे वो मौखिक ही काम, वो एक झोला टांग लेते थे, झोले में कुछ कागज़ इस तरीके से रखे रहते थे, बस उसमें कैलकुलेट करते थे। काम वहाँ का ऑफिस का काम होने के बाद वो अपनी एक व्यक्तिगत जो भी होती थी वो एक गणना लगातार वो करते रहते थे। एक चीज़ और है उनके जीवन से संबंधित कि जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने 13 इयर्स की उम्र यानी 13 साल में उन्होंने एस.एल. लोनी एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री एक बुक लिखी हुई है, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। इस एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ डाला 13 साल की उम्र में ही।
13 साल की उम्र में ही उन्होंने एस.एल. लोनी की पूरी बुक पढ़ डाली। और उसके बाद सन 1907 में उन्होंने 13 साल की उम्र में जब एस.एल. लोनी की बुक पढ़ रहे थे, उन्होंने स्कूल के पीरियड में ही पूरा यानी जो कॉलेज की लेवल की जो पढ़ाई होती है, यानी कि ग्रेजुएशन की, ये उन्होंने पूरी कंप्लीट कर डाली थी। फिर इसके बाद 1907 में उन्होंने क्या किया, वो मैथमेटिक्स में जब 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के क्लास में थे, तो करते क्या थे, केवल मैथ ही पढ़ते थे। और जितने भी सब्जेक्ट, क्योंकि इंटरमीडिएट कोई भी करेगा तो सारे सब्जेक्ट रहेंगे, तो उन्होंने केवल मैथ ही पढ़ते थे, तो इसलिए वो इंटर में हो गए फेल। और उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाई कर दी, छोड़ दी। ये हो गई इनकी यहाँ तक की कहानी। उसके बाद उन्होंने किया क्या, बर्नौली नंबर की खोज की। बर्नौली एक नंबर है, इसकी खोज की। और इसकी खोज के उपरांत उन्होंने 15 अंकों तक के एक आइलर कांस्टेंट है, आइलर कांस्टेंट, इसकी खोज की। इसकी क्या की उन्होंने, खोज की। और 1918 में सन 1918 में लगभग 120 अनसॉल्व्ड फार्मूले जिनको उन्होंने सॉल्व नहीं किया था और उनको सलूशन उनके पता हुए थे, यानी ये इतने 120 फार्मूले उन्होंने बनाए। और बनाने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी साहब, प्रोफेसर हार्डी, J.H. हार्डी, H.J. हार्डी, ये हार्डी साहब को उन्होंने क्या किया, जितने भी ये 120 फार्मूले थे ये उनको भेज दिए, हार्डी साहब को भेज दिया। तो हार्डी साहब इनको अपने पास लंदन बुलाते हैं, इंग्लैंड बुलाते हैं, और उन्हीं के अंडर वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी पे। रिसर्च किस पे स्टार्ट करते हैं, नंबर थ्योरी पे, नंबर थ्योरी। फिर उसके बाद वहाँ पे ये कुछ साल, 1.5 साल काम करते हैं। उसके बाद ये बीमार पड़ जाते हैं और जो क्षय रोग होता है, टीबी जिसको बोलते हैं, इससे ग्रसित हो जाते हैं। और 26 अप्रैल 1920 को इनकी डेथ हो जाती है। एक वाकया और है इनसे संबंधित, जो प्रोफेसर हार्डी के साथ जो इन्होंने शेयर भी किया हुआ है और उसको कई लेखों में प्रकाशित भी किया गया है। जब प्रोफेसर हार्डी इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, जब वहाँ पे लंदन में बीमार रहते हैं, तो एक टैक्सी खड़ी रहती है। जिस टैक्सी से वो आते हैं उस टैक्सी का नंबर होता है 1729। ओके, जिस टैक्सी से वो आते हैं उस टैक्सी का नंबर रहता है 1729। और 1729 जैसे वो उनसे मिलने आते हैं तो इत्तेफाक से श्रीनिवास रामानुजन जी उनसे पूछते हैं कि सर आप किस टैक्सी से आए हैं, टैक्सी का नंबर क्या है। तो कहते हैं कि बड़ी बहुत ही बोरियत, यानी कि बहुत ही जिसको बोलते हैं ना अपशगुन टाइप की वो टैक्सी का नंबर रहता है। और टैक्सी का नंबर जैसे उनको बताते हैं श्रीनिवास रामानुजन को, तो वो तो बड़े सरप्राइज होते हैं, कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी नंबर है,
ये नंबर जो है बहुत ही अच्छा है। ये इसको बहुत, हार्डी साहब ने इसको बहुत ख़राब नंबर बताया, कहे कि बड़ी अनसुलझी सी नंबर है और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसको देखते हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, ऐसी नहीं, ये 1729 सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको दो नंबरों के अलग अलग क्यूब में लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो 1 क्यूब एंड प्लस 12 के क्यूब करेंगे तो इतना ही आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे एंड 7 का क्यूब करेंगे तो भी इतना आएगा। ये बताया, ये इसका लॉजिक है। ये जो 1729 आज के लेक्चर्स में बताने का सबसे बड़ा मोटो एक चीज़ ये भी था कि 1729 है क्या, 1729 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। वो ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको दो संख्याओं के क्यूब में यानी सम करके जोड़ा जा सकता है इस तरीके से। अगर यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा एंड ये होता है 12 बार 144 होता है, और 44 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो बढ़ चौक 48 हो जाएगा, और 48 हासिल लगा 4, बढ़ चौक 48, 48 4 52, और 1 मिनट, ये हो जाएगा कितना, बढ़ चौक 48 के 8 हासिल लगा 4, और बढ़ चौक 48 और 48 4 52 हासिल लगा 5, 12 एकम 12, 12 5 17, और ये प्लस था 1, ये हो गई। इधर से करते हैं तो ये इसका 1000 हो जाएगा एंड ये 7 7 49 होता ही है, और 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नहीं है 63 हासिल लगा 7, ये हो जाएगा 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 7 का स्क्वायर नहीं है, 9 का क्यूब होगा ये। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 8 72, ये 729 ये। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1729 आ जाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1729 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस नंबर को हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो जो नंबर होगी वो 1729 ही आएगी। तो ये दिमाग, यानी कहने मतलब है उनका दिमाग पढ़ने के टाइम भी इस तरीके से इतना तेज काम करता था, यानी बीमार होने के बावजूद भी दिमाग की जो कैपेसिटी थी उसमें कोई कमी नहीं थी, वो उतनी ही स्पीड से काम करता था जिस स्पीड से वो नॉर्मल थे। फिर भी अब वो जो उनके प्रोफेसर थे जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे, जो उनके गाइड साहब थे प्रोफेसर हार्डी, उनका भी दिमाग जो है घबरा गया, एकदम से विचलित हो गया कि ये नंबर कैसी है, जिसको उन्होंने बड़ी ही आसानी से सुलझा दिया। तो 1729 नंबर है, और 1729 को इसको मैं इस तरीके से एक बार फेयर करके दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, कैसे ये रिड्यूस हो रही है। तो ये 1729 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1729, और इसको हम लोग दो पार्ट में अलग अलग तोड़ देंगे। एक तो ये 1 क्यूब हो जाएगा, ये 12 के क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा एंड प्लस ये 9 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा, यहाँ से बराबर में आएगा 1729। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।